आज हम पढ़ेंगे विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण, जो कि कक्षा 10वीं का चौथा अध्याय है। इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे व्यापार को बढ़ावा देती है और बाजारों का एकीकरण करती हैं। आज हम देखते हैं कि बाजारों का एकीकरण क्या होता है। व्यापार का मतलब होता है किसी भी वस्तु का लेन देन। अगर व्यापार किसी वस्तु और सेवाओं का लेन देन देश के अंदर हो रहा है तो उसे हम अंतर्देशीय व्यापार कहते हैं, लेकिन अगर वही व्यापार दो देशों के बीच में हो रहा है तो उसे हम विदेशी व्यापार कहते हैं। बाजारों के एकीकरण का मतलब है कि किस प्रकार दो देशों के अलग अलग बाजारों में सेम मूल्य और सेम वस्तु मिलने लग जाती है। अगर गेहूं का प्राइस इंडिया में और अमेरिका में सेम होता है तो उसे हम बाजारों का एकीकरण कहते हैं। जैसे चाइना की बनी हुई कोई भी चीज़, खिलौने, मोबाइल फ़ोन हम भारत में खरीद सकते हैं। न केवल चाइना की बल्कि अन्य देशों से बनी हुई चीज़ों को हम आसानी से बाजार से खरीद सकते हैं। ऐसे ही भारत की बनी हुई चीज़ों को दूसरे देशों में बेचा जाता है। उनते हैं कि जो विदेशी व्यापार है वही दो देशों को जोड़ने का सबसे प्रमुख साधन है। बारे में पढ़ा है, हम इतिहास में भी पढ़ चुके हैं कि विदेशी व्यापार का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है। कोई भी व्यापार किसी भी देश के लिए हितकारी होता है क्योंकि उससे उसे लाभ प्राप्त होता है। व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनियां जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की तरफ आकर्षित हुई थी और भारत पर अधिकार जमाया था। इसी व्यापार के कारण उत्पादक अपने प्रोडक्ट को न केवल देश के अंदर बेच सकते हैं बल्कि देश के बाहर विदेशों में भी बेच सकते हैं। तो इस प्रकार विदेशी व्यापार वो एक तरह से घरेलू बाजारों को अवसर प्रदान करता है ताकि वो अपने माल को दूसरे देशों में बेच सके। विदेशी व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद को, प्रोडक्शन को, वस्तु और सेवा को नहीं बेचते बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात कर सकते हैं, हम अपने देश के अंदर खरीद सकते हैं। तो विदेशी व्यापार एक तरह से उपभोक्ता के लिए सुविधा देता है कि वो किसी भी वस्तु को आसानी से खरीद सकता है, चाहे वो किसी भी देश की बनी हुई हो। घरेलू बाजार का मतलब है देश के अंदर, जबकि विदेशी व्यापार का मतलब है कि एक देश के अलावा अन्य देशों के साथ संबंध। क्योंकि विदेशी व्यापार के कारण दूसरे देशों में उत्पादित वस्तु और सेवा के आयात किया जा सकता है। इस आयात किए जाने से खरीदारों के पास बहुत सारे विकल्प हो जाते हैं कि वो वस्तु और सेवा का चुनाव कर सकते हैं। मोबाइल खरीदने अगर आप चाहते हो तो मोबाइल की अलग अलग वैरायटी आपके पास आ जाती है कि आपको सैमसंग का खरीदना है या कोई और खरीदना है। ये इतने सारे जो ऑप्शनल आपके पास आए हैं वो इसी वजह से आए हैं क्योंकि बाजार का एकीकरण हो चुका है। आपको एक एग्जाम्पल से समझाया गया है कि किस तरह चाइना के खिलौने भारत में आसानी से बिक जाते हैं जबकि भारतीय खिलौने आसानी से नहीं बिक पाते। भारत में चीन के खिलौने कैसे बिक जाते हैं इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। चीन के विनिर्माता यानी कि चीन में वस्तु और सेवाओं का निर्माण करने वाले उत्पादक ये जान लेते हैं कि भारत में खिलौनों का अत्यधिक प्रयोग होता है, भारत में निर्यात करने का एक अवसर उपलब्ध है क्योंकि भारत में जो खिलौने बनते हैं वो अधिक मूल्य के होते हैं। तो वो अनुमान लगा लेते हैं कि अगर भारत में खिलौनों को बेचा जाए तो उन्हें प्रॉफिट मिल सकता है। वे भारत में खिलौने निर्यात करना आरंभ कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है भारत में जो खिलौने हैं वो काफ़ी महंगे बिक रहे हैं, तो खिलौने काफ़ी सस्ते दामों पर बेचते हैं, जिससे अब भारत में जो खरीदार हैं उनके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं। वो भारतीय खिलौने भी खरीद सकते हैं और चाइना के बनाए हुए खिलौने भी खरीद सकते हैं क्योंकि चाइना के जो खिलौने हैं वो काफ़ी सस्ते हैं और नए डिजाइन के हैं। इसलिए भारतीय हैं वो चाइनीज़ खिलौनों को ज़्यादा पसंद करते हैं और भारतीय बाज़ारों में चाइना खिलौनों की ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है। चाइनीज़ खिलौने सस्ते होने के कारण और नए डिजाइन होने के कारण काफ़ी लोकप्रिय हुए और एक साल के अंदर ही 70 से 80% दुकानों में भारतीय खिलौनों के स्थान पर चाइना के खिलौने बिकने शुरू हो गए।
चीनी खिलौने भारत के बाजार में आ गए। भारतीय और चीनी खिलौनों में कंपटीशन हुआ। कंपटीशन में चीनी खिलौने बेहतर साबित हुए। भारतीय खरीदारों के समक्ष कम कीमत के खिलौने की अपेक्षा अधिक विकल्प थे, क्योंकि भारतीयों के बनाए हुए खिलौने काफ़ी महंगे थे। इसलिए चाइना के माल जो कि सस्ता था, इसलिए भारतीयों ने कम कीमत वाले खिलौने काफ़ी खरीदने शुरू कर दिए और भारतीयों के बने हुए खिलौने बिक नहीं रहे थे। इससे चीन के खिलौने निर्माताओं को अपने व्यवसाय को फैलाने के लिए और ज़्यादा अवसर मिल गया। कारण एक तरफ जहां चीन को फायदा हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारतीय खिलौने निर्माताओं को हानि हो रही थी, क्योंकि उनके खिलौने नहीं बिक रहे थे। इस तरह विदेशी व्यापार एक तरह कंपटीशन की भावना पैदा करता है और उस कंपटीशन में वही सर्वाइवल करता है जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी हो, जो कम प्राइस पर अच्छी क्वालिटी को देता हो। इस प्रकार व्यापार के खुलने से वस्तुओं का आवागमन बढ़ गया है, आना जाना हो गया है। एक देश से दूसरे देश में एक के विकल्प बढ़ गए, ऑप्शनल बोझ अवेलेबल हो गए। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है, तो धीरे धीरे अलग अलग बाजारों में उसी वस्तु का मूल्य समान होने लगता है। जैसे वीवो फ़ोन का जो प्राइस इंडिया में है, अमेरिका में या दूसरी देशों में भी वीवो का वही प्राइस अवेलेबल हो जाता है। अगर वीवो की डिमांड इंडिया में ज़्यादा है और अमेरिका में कम है, तो यहाँ प्राइस ज़्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों देशों के बीच में जो मूल्य है वो समान होना शुरू हो जाता है और इसे ही हम बाजार का एकीकरण कहते हैं। जब अलग अलग देशों में सेम प्राइस पर सेम वस्तु आपको उपलब्ध हो रही हो। जब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो वो एकीकरण को बढ़ावा देते हैं। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। विदेशी व्यापार ही है जो दो देशों के बाजारों को आपस में जोड़ता है, उनका एकीकरण करता है। एकीकरण का मतलब है कि अलग अलग बाजारों में एक ही वस्तु मिलना या एक ही वस्तु को सेम प्राइस पर नागरिक खरीद सकते हैं। एकीकरण से अभिप्राय विभिन्न बाजारों में एक वस्तु का सेम मूल्य होना, जिससे खरीदार उसे खरीद सकते हैं। अब हम देखते हैं वैश्वीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण का मतलब ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें विभिन्न देशों के बीच में पारस्परिक संबंध होता है, उनके बीच में लेन देन होता है, साथ ही बाजारों का एकीकरण होता है। वैश्वीकरण एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें विभिन्न देश एक दूसरे के साथ अच्छी तरह कनेक्टेड होते हैं और लेन देन करते हैं। विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण ही वैश्वीकरण कहलाता है। हमारी वीडियो में हमने पढ़ा कि किस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशी निवेश को बढ़ावा देती है और उत्पादन को अत्यधिक करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी जिनका उत्पादन एक देश तक सीमित न रहकर अन्य देशों तक सीमित रहता है, वो विश्व के अन्य स्थानों पर तलाश करती रहती है कि जहां उसे उत्पादन सस्ते दामों पर उन स्थानों की तलाश कर रही होती हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते होते हैं। वो अपना कार्यालय वहां स्थापित करती हैं जहां पर उनकी लागत कम आती है और उनको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार जो विदेशी कंपनियां हैं वो निवेश में वृद्धि करती हैं और विभिन्न देशों को आपस में विदेशी व्यापार करने के लिए प्रेरित करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी न कि विभिन्न देशों में व्यापार करती है, बल्कि उसी विदेशी व्यापार पर अत्यधिक कंट्रोल भी करती है। विदेशी व्यापार के बहुत बड़े भाग पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नियंत्रण होता है। जैसे कि भारत में फोर्ड मोटर के कार संयंत्र हैं, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन फोर्ड मोटर्स न केवल भारत में बल्कि अन्य विकासशील देशों में भी कार का निर्माण करती है और उनको बेचती है। अधिक विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के फलस्वरूप विभिन्न देशों में बाजार का एकीकरण होता है, उत्पादन की क्रिया बढ़ जाती है और इन्हीं क्रियाओं को हम वैश्वीकरण का नाम देते हैं। विभिन्न देशों के बीच में परस्पर संबंध तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है। वैश्वीकरण यानी कि सभी देशों का आपस में मिल जाना। वैश्वीकरण का मतलब है कि विभिन्न देशों में प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, उनके बीच में संबंध बहुत ज़्यादा गहन हो जाना वैश्वीकरण कहलाता है और उसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों का योगदान सबसे ज़्यादा होता है। विदेशी विनिमय और विदेशी व्यापार
का सबसे प्रमुख कारण एमएनसी ही होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। विभिन्न देशों के बीच में अधिक से अधिक वस्तु और सेवा के निवेश, प्रौद्योगिकी जिसको हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं, का आदान प्रदान हो रहा है। कारण वस्तु और सेवा का निर्माण एक देश में हो रहा है लेकिन उनकी बिक्री अन्य देश में हो रही है, तो इस वजह से बाजारों का एकीकरण हो रहा है। तब है वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों के आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है। वह माध्यम है विभिन्न देशों के बीच में लोगों का आना जाना, आवागमन। पराये लोग अच्छी आय के लिए, अच्छे रोजगार के लिए, शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में आते जाते रहते हैं, आवागमन करते रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कुछ प्रतिबंध लगे हैं जिससे आवागमन में कुछ कमी हुई है। कि जो कोरोना आज के टाइम में चला हुआ है वो वैश्वीकरण का ही एक साइड इफेक्ट है। अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो कोरोना सिर्फ चीन तक ही सीमित रहता, अन्य देशों में नहीं। अब हम देखते हैं कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन से हैं। ऐसे कौन से तत्व है जिससे वैश्वीकरण बढ़ा है। वैश्वीकरण में सबसे बड़ा जो रोल है वो होता है टेक्नोलॉजी का, प्रौद्योगिकी का। टेक्नोलॉजी में इतना विकास हो चुका है कि आप अपनी सूचनाओं को टेलीफोन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, फैक्स के द्वारा तत्काल दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हो, चाहे वो किसी भी देश में क्यों ना हो। इंटरनेट के द्वारा आप किसी भी के विचारों को ग्रहण कर सकते हो। इंटरनेट के द्वारा आप किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। टेक्नोलॉजी ही वह तत्व है जिसकी वजह से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है। जैसे 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी हुई है, जिससे वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना सरल हो गया है और कम खर्चीला हो गया है। टेक्नोलॉजी की वजह से लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रतर तेजी से आपूर्ति की जा सकती है, सप्लाई की जा सकती है, वो भी कम लागत पर। वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर बने हुए हैं। कंटेनर से वस्तु कभी भी खराब नहीं होती, जिससे परिवहन को कंटेनर में रखने से वस्तु आसानी से खराब नहीं होती और जिसको हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। वस्तुओं को कंटेनरों में रखा जाता है जिससे उन्हें जहाज़ों, रेलों, वायुयान, ट्रकों में बिना किसी क्षति के, बिना किसी नुकसान के आसानी से लादा जा सकता है। कंटेनरों से ढुलाई लागत में भारी बचत होती है, इससे आसानी से आप ढुलाई कर सकते हो। माल को बाजारों तक पहुंचाने की गति में वृद्धि हुई। इस प्रकार वायु यातायात यानी कि हवाई जहाज वगैरह से की लागत में भी गिरावट आई है। वायु मार्ग में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हो चुका है। सबसे तेजी से जिसमें बदलाव आ रहा है वो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसको हम ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में IT बोला जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी ने तीव्र गति से वृद्धि करी है। दूरसंचार सुविधा जैसे कि टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, फैक्स विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने के लिए, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने के लिए और दूरवर्ती यानी कि दूर के क्षेत्रों में आसानी से संवाद, बातचीत करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ये सुविधा संचार उपकरणों के माध्यम से सुगम हुई है। कि हम जानते हैं इंटरनेट से चमत्कारिक परिवर्तन हुए हैं संसार में। इंटरनेट ने दुनिया में अपनी एक नई छवि प्रस्तुत करी है। हम जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो इंटरनेट से इजीली ले लेते हैं और आज कोरोना के टाइम में इंटरनेट के माध्यम से ही ऑनलाइन स्टडी चली हुई है। तो अपने आप में जो इंटरनेट है, डाटा है, वो आपके लिए एक वरदान साबित हुआ है। इंटरनेट से हम आसानी से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में इंटरनेट से हम ईमेल की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं जो कि बिल्कुल कम कीमत पर हमें उपलब्ध हो जाती है। न केवल देश के अंदर बल्कि विश्व में कहीं भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक, जिसे हम ईमेल बोलते हैं, भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में बात कर सकते हैं, जिसको हम वॉइस मेल बोलते हैं। वैश्वीकरण में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT का किस प्रकार प्रयोग होता है, ये एक एग्जाम्पल से समझाया गया है। जैसे लंदन के पाठकों के लिए एक पत्रिका प्रकाशित करनी है जिसका डिजाइन और छपाई दिल्ली में होनी है।
पत्रिका का पाठ्य विषय जो भी पत्रिका में लिखना है वो इंटरनेट के द्वारा दिल्ली के कार्यालय में भेजा गया है। दिल्ली के कार्यालय में डिजाइनर है वो दूरसंचार सुविधा का प्रयोग करके लंदन कार्यालय से पत्रिका के डिजाइन के बारे में निर्देश प्राप्त करता है कि किस तरह की पत्रिका बनानी है, और डिजाइन तैयार किया जाता है वो भी कंप्यूटर पर तैयार करने के बाद पत्रिका को वायुमार्ग के द्वारा यानी कि हवाई जहाज द्वारा लंदन में भेज दिया जाता है और डिजाइन की छपाई के पैसे का भुगतान इंटरनेट के द्वारा, जिसको हम ई बैंकिंग कहते हैं, लंदन के एक बैंक से दिल्ली के एक बैंक में तत्काल हो जाता है। इस प्रकार इंटरनेट के द्वारा कोई भी काम विभिन्न देशों में आसानी से हो जाता है। आज की वीडियो में हमने देखा कि वैश्वीकरण क्या होता है, बाज़ारों का एकीकरण क्या होता है, बाज़ारों का एकीकरण किस प्रकार वैश्वीकरण में मददगार होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वैश्वीकरण में क्या योगदान है, साथ में वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले तत्व जैसे कि टेक्नोलॉजी और वस्तु और सेवा टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है। आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे उदारीकरण क्या होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।